बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। अख्तर मेंगल साहब की पार्टी ने एक प्रोग्राम किया कोयटा में, और वो उनके वालिद अता मेंगल साहब के हवाले से उनकी बरसी पे प्रोग्राम होता है, और कोयटा में ये प्रोग्राम था। उसके बाद एक खुदकुश धमाका हुआ है। ये इस साल दूसरा मौका है पिछले चंद महीनों में कि अख्तर मेंगल साहब के ऊपर खुदकुश हमला किया गया है, और ख़ुदकुश हमले में 13 अफराद अब तक शहीद हुए हैं, और कई लोग जो ज़मीन पे वहाँ गिरे हुए थे, जो देखा गया उस वक्त, वो बहुत बड़ी तादाद में। वहाँ ज़ख्मियों के बारे में बताया जा रहा है कि लगभग दर्जनों लोग वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं इस ख़ुदकुश धमाके के नतीजे में। कुछ लोग कह रहे हैं 30 से ज़ायद हैं, कुछ लोग 40 का फिगर बता रहे हैं। लेकिन जो मकामी सहाफ़ी हैं उनका ये कहना है कि अख्तर मेंगल के एक करीबी साथी हैं BNP मेंगल के साजिद तरीन साहब, ये नायब सदर हैं, और ये भी इस वाक़े में 13 अफराद के साथ शहीद हो गए हैं। इससे पहले आपको याद होगा लखपास के मकाम पर जब अख्तर मेंगल साहब धरना देकर बैठे हुए थे और कोयटा में आना चाहते थे, तो वहाँ पे भी एक खुदकुश धमाका हुआ था, और उसमें भी कुछ नुकसान हुआ था। अब ये खुदकुश धमाका होना, इसके नतीजे में लोगों का शहीद होना, एक्चुअली अख्तर मेंगल साहब की लड़ाई तो इस वक्त रियासत के साथ है, लेकिन क्या इस मौके से कोई और फ़ायदा उठाना चाहता है? ये एक बड़ा सवाल है जो मौजूद रहेगा जब तक कि गैर जानिबदाराना इंक्वायरी नहीं होती। पता नहीं चलता कि वो कौन है जो अख्तर मेंगल साहब को खुदकुश हमले में निशाना बनाना चाहता है। वहाँ पे अख्तर मेंगल साहब के अलावा महमूद अचकज़ई और दाऊद शाह काकड़, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ये लोग भी मौजूद थे, और इनके निकलते ही फौरी तौर पर कुछ लोग कहते हैं कि विद इन मिनट्स ये धमाका हुआ है। जैसे ही ये लोग निकले वैसे ही धमाका हो गया, और ज़्यादा लोगों का ये कहना है कि इसमें मुमकिन तौर पे अख्तर मेंगल को टारगेट किया जाना था। खुशकिस्मती से वो भी महफूज रहे, महमूद खान अचकज़ई भी महफूज रहे, और दाऊद शाह काकड़ भी महफूज रहे। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 13 लोग इसमें शहीद हो गए। अब अख्तर मेंगल साहब ने क्या कहा इस दिन, ये मैं आपको बताऊँ। डॉक्टर मुबारक बलूच को 3 MPO के तहत कैद किया हुआ है, और 4 माह से उन्हें रिमांड पर रखा हुआ है। क्या मुल्क 2 लख्त करने वालों का कभी रिमांड दिया गया? क्या आइन तोड़ने वालों का रिमांड दिया गया? क्या मार्शल लॉ लगाने वालों का रिमांड दिया गया? ये तल्ख सवालात हैं जो अख्तर मेंगल साहब ने पूछे। उन्होंने कहा हमारी माओं और बहनों के सर से दुपट्टे उठाकर उन्हें पाबंदे सलासल किया जाता है। हमारे अकाबरीन इस धरती पर मौजूद नहीं है, इसलिए गीदड़ भी शेर बन गए हैं। आज सूबे के वारिस वो बने हैं वल्लाह जिनके घर से एक मुर्गी भी शहीद नहीं हुई। ये वो जो सूबे के अंदर जिनको हुकूमत बनाकर दी गई है, ये लोग तो जाली हुकूमत है और जाली किस्म के सियासतदान हैं। एस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर बैठ के इन्होंने हमेशा इक़्तिदार हासिल किया है। संजरानी साहब आपको याद है एस्टेब्लिशमेंट के चेयरमैन सेनेट थे। फिर काकड़ साहब को बनाया गया बाकायदा वज़ीर आज़म निगरान, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। अभी बुगटी साहब जो है ये पुराने एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, और इस वक्त इनको बनाया गया वज़ीर आला बलूचिस्तान। इस बारे में बात कर रहे हैं। फिर अख्तर मेंगल साहब ने कहा कि आज जिसको जमहूरी दौर कहा जा रहा है, इसमें आप तकरीर करो तो आपके ऊपर FIR काट दी जाती है कि आपने रियासत मुखालिफ तकरीर की है। और भाई तुमने किस जानवर का नाम रियासत रखा हुआ है? काफ़ी जज्बाती खिताब किया अख्तर मेंगल साहब ने, और उनके ऊपर फिर उसके बाद हमला हुआ, और उस हमले के नतीजे में जो है वो 13 लोग शहीद हुए। अब इस तरफ से तो कोई बात नहीं आ रही, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट के ज़राए हैं या वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट से ख़बरें लेकर चलाते हैं, उन लोगों ने एक लाइन पकड़ ली, और वो ये कह रहे हैं कि अख्तर मेंगल पे 2 हमले हुए, अख्तर मेंगल क्यों नहीं मारे गए? अब वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अख्तर मेंगल नहीं मारे गए, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि शायद ये अख्तर मेंगल की कोई साजिश है, या ये जानबूझ के हरकतें कर रहे हैं और बलूचिस्तान के हालात ख़राब करना चाहते हैं। और साथ उनका ये कहना है कि शायद लोग इनकी बात नहीं मान रहे, इसलिए अब ये इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अब ये प्रोपेगेंडा करना ये और ज़्यादा अफसोसनाक होता है। एक सूबा है जो रियासत कंट्रोल नहीं कर पा रही, रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम है, वहाँ पर जो जाली हुकूमत बनाएगी वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आज बलूचिस्तान का कोई माई बाप नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, वहाँ से सिर्फ मादनियात निकलती हैं, और वो मादनियात बगैर किसी तातुल के जाती हैं बाहर, सिर्फ उनका ख्याल रखा जाता है। इंसान की ज़िंदगी की वहाँ कोई कीमत नहीं है। जो ज़ायरीन जाते थे ईरान, वो नहीं जा सकते ज़मीनी रास्ते से, रास्ते बंद कर दिए गए। आप रात के वक्त वहाँ पे कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, दिन के वक्त भी आपने जाना तो सिक्योरिटी का आपका बंदोबस्त होना चाहिए। तो हंसते बसते बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुँचा दिया गया, और अब जो लोग बलूचिस्तान के रहने वाले एहतजाज करते हैं उनको पकड़ के या तो अंदर डाल देते हैं, या इस किस्म की हरकतें उनके साथ हो रही हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। रियासती इदारों को और रियासत को ये सोचना पड़ेगा
कि इस किस्म के कत्लो गारत गिरी से ना माजी में कभी फ़ायदा हुआ है, ना अब किसी किस्म का कोई फ़ायदा होने का इम्कान है। इमरान खान साहब की बहनें उनको दोबारा मिलने के लिए गई थी, क्योंकि आपको पता है कि कल मंगल का दिन था। वो सारा दिन बेचारी वहाँ पे इंतज़ार करती रही, सुबह से शाम हो गई, उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई और रात के तक उन्होंने इंतज़ार किया। उसके बाद फिर वो वहाँ से मायूस होकर लौट गई। मुज़ाहमत की एक मिसाल कायम की है इमरान खान की बहनों ने। वहाँ अलीमा खान अकेली दीवार पे बैठी रही बहुत देर तक। कारकुन पहले आए, उन्होंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन रात गए फिर अलीमा खान वापस गई वहाँ से, जब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। एक मुलाकात हुई है, इमरान खान साहब का एक ट्वीट भी बाहर आया बैरिस्टर गौर के जरिए। अब ये जो इमरान खान साहब का ट्वीट आया, इसके बारे में बेशतर लोग ये कहते हैं कि ये एडिटेड है, यानी जो इमरान खान साहब ने पिछले ट्वीट के अंदर एक रवैया अपनाया था उसका कुछ भी इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। और उससे जो पिछला ट्वीट था वो, क्योंकि एक और साहब गए थे मिलने के लिए, तो तब भी चीज़ें काफ़ी गायब थी बीच में से। तो जिस दिन इमरान खान की बहनें मिलती हैं ना, उस दिन आती है असल खबर बाहर। जिस दिन इमरान खान को कोई उनका करीबी साथी मिलता है ऐसा जो कुछ बहादुर हो, या इमरान खान की बहनें मिलें, या ज़्यादा लोग मिल जाएं, या जिस दिन मीडिया इमरान खान साहब से मिल जाए, या जिस दिन अदालत में इमरान खान साहब का केस लग जाए, उस दिन सारी खबरें बाहर आ जाती हैं। उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी कि जब तक एक्सटेंशन के मामला हल नहीं हो जाते तब तक के लिए रोका जाए फिलहाल। तो अलीमा खान की मुलाकात नहीं करवाएगी। अब जो ट्वीट है वो पढ़ के आपको सुनाया दूँ। ये बातें तो इमरान खान साहब ने की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पिछले ट्वीट को अगर आप इमरान खान के पढ़ें तो ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की बातें तो हैं लेकिन एडिटेड है, यानी इनको थोड़ा सा सेंसर किया गया है। और वो देखे ना, इतना ही हर एक की पसली तो नहीं होती ना कि हर चीज़ आके बाहर बता दे। इमरान खान तो कहते हैं, मैं पाकिस्तानी कौम से अपील करता हूँ कि वो मुल्क भर में जारी अफसोसनाक सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम में हमेशा की तरह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। तहरीक इंसाफ भी सैलाब ज़दगान के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करे। ये बहुत अच्छी बात की इमरान खान साहब ने। इस वक्त सबको तवज्जो जो है वो सैलाब मुतासरीन की तरफ रखनी चाहिए। मैं हमेशा मौसमियाती तब्दीलियों और उनसे आने वाले नुकसानात के हवाले से शऊर उजागर करता रहा हूँ। हमने पहले खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया और वफाकी हुकूमत में आकर 10 बिलियन ट्री सुनामी शुरू करवाया। इसके साथ मुतअद्दिद छोटे, दरमियाने और बड़े दर्जे के डैम्स और नेशनल पार्क समेत ऐसे अहम माहौलियाती हिफाजत के मनसूबे शुरू करवाए जो माहौलियाती तबाही में कमी का बायस बने। दरख्त ही माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। ऐसे मनसूबों पर तेज़ी से काम करना कौमी तरजीह होनी चाहिए। ये मैं गुज़िश्ता कई सालों से ये चीख रहा हूँ। इमरान खान साहब शायद वो पहले आदमी जो ये बात कर रहे थे, बल्कि मैं अपने ज़ाती हैसियत में हर साल पाकिस्तान में हम ये कोशिश करते हैं दोस्तों के साथ मिलकर कि जितने ज़्यादा हों दरख्त लगाए जाए। और भी बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं, कुछ गुलकार हैं, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा प्लांटेशन करते हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। हुकूमतों की पूरी शमूलियत होनी चाहिए, पूरे निज़ाम को ये काम करना चाहिए और फिर दरख्तों को संभालना भी चाहिए। पाकिस्तान में यूरोप जैसा मौसम नहीं है कि बार बार बारिशें हों। आपको जो दरख्त लगाना है उसको आपको संभालना भी पड़ता है। कम से कम 1 साल आपको उनका ख्याल रखना पड़ता है, या चंद महीने तो ज़रूर ख्याल रखना पड़ता है। फिर कटाई जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, दरख्तों की कटाई बंद करनी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान में ज़ल्ज़ले से होने वाली हलाकतों और नुकसान पर दिल शदीद रंजीदा है। हम मुश्किल की इस घड़ी में अपने अफ़गान भाइयों के साथ खड़े हैं। मुझे अफ़गानियों के पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकाले जाने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और अफसोस है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने अफ़गानिस्तान के लिए इमदादी सामान ट्रकों में भरकर रवाना किया, अच्छी बात है, और वो सामान अब जाएगा अफ़गानिस्तान। लेकिन जैसे मरीम नवाज़ फ़ोटो लगाती है ना यहाँ पे अपनी तशहीर के लिए सरकारी पैसे से, इसी तरह उस पर अली अमीन गंडापुर का फ़ोटो लगा हुआ उन ट्रकों के ऊपर। तो अगर इधर तनकीद होती है तो उधर भी होनी चाहिए। बात जो ठीक है वो ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वो करते जो तरीक़ाकार है तो वो बेहतर था। अगर अपने फ़ोटो लगाने तो अपनी ज़ाती पैसों से लगाओ। ये सरकारी पैसों से अपनी ज़ाती तशहीर जो है वो ये नामुनासिब चीज़ है, चाहे कोई भी करे। फिर आगे इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले पर भरपूर मज़ामत करनी चाहिए। पहले ही वो इलाके सैलाब की तबाही झेल रहे हैं। इन हालात में ऑपरेशन या ड्रोन हमले और अपने इलाकों से बेदखली ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। मेरी हदायत की रोशनी में तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फ़ैसला काबिल तहसीन है। कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवारों भी दाद के मुस्तहिक हैं। जिन अरकान ने असम्बली की कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया वो भी काबिल तारीफ़ हैं। इनको ये भी हदायत करता हूँ कि अगर इनके ज़ेर इस्तेमाल कोई गाड़ी या मुराद है तो चाबियाँ वापस करें और फौरी तौर पर मुराद वापस करें।
पेशावर जलसे की हतमी तारीख का फैसला सितंबर में ही सैलाब की सूरत हाल देखकर मुशावरत से किया जाए। 3 साल जुल्म और जबर सहने और हक पर होने के बावजूद मैंने मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की बात की, मगर मुझ समेत मेरे ख़ानदान से सियासी इंतकाम की इंतहा कर दी गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गईं और पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर को नाअहल कर दिया गया। इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। ये मुझ समेत मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा और ना ही इनके आगे झुकूंगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडयाला जेल में गुफ्तगू। ये जी इमरान खान साहब का ट्वीट है जिसमें उन्होंने वो सारी बातें की हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखी हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि एक्सटेंशन के मामला हल होने तक कोशिश की जाएगी कि इमरान खान साहब के कोई अब स्टेटमेंट मज़ीद बाहर ना आए, रंग में भंग ना पड़ जाए। तो इसमें नाज़रीन मेरी खबर की तस्दीक की है राणा सनाउल्लाह साहब ने। खबर के एक हिस्से की तो तस्दीक उन्होंने कर दी है कि जो मरी का एक यानी पहले लंदन प्लान था, अब मरी प्लान है, तो मरी प्लान वाकई हुआ है। कुछ लोगों ने आकर शरीफ ख़ानदान के लोगों से मुलाकात की है और कुछ चीज़ें तय पाई हैं। ये बात तो हुई है वहाँ पे। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इसकी तस्दीक कर दी है। अब तसलसल है जी, एक्सटेंशन की तो तस्दीक हो गई कि एक्सटेंशन होने जा रही है। जिन शराइत पे होने जा रही है जो मैंने आपको बताई थी वो आप आने वाले दिनों में देख लेंगे। खबर का वो हिस्सा भी आपको साबित हो जाएगा कुछ अरसे में। तो एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा लगता है कि हामी भर ली है नवाज शरीफ साहब की शराइत पर कि ठीक है आप दे एक्सटेंशन, फिर बाकी काम करते हैं। इस पर राणा सनाउल्लाह साहब ने बड़ी खुशी खुशी ये खबर सुनाई है और उन्हें लगता है कि इससे वो इमरान खान को और सिस्टम को काबू कर लेंगे। तो देखते हैं वो क्या करते हैं। अब आ जाए नाज़रीन फ्लड्स की तरफ। सैलाब ने तबाही फेरी हुई है पूरे पंजाब के अंदर और ये तबाही अब सिंध की तरफ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानियों को विजिलेंट होना पड़ेगा। मेरी तमाम जो हमारी तंजीमें थीं जो हमारे साथ काम कर रही थीं उन सब से मेरी गुजारिश है कि तगड़े हो जाएं। मैं भी आपके साथ शामिल होने जा रहा हूँ इस मरतबा फिर से सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों ने टेलीफोन कॉल्स की, बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया। उन्होंने कहा जी हमें आप पे भरोसा है, आपने पहले भी काम किया, आप लोग फिर काम करें। तो मेरे साथ लगभग उस वक्त कोई 400 के करीब लोग काम कर रहे थे। उन तमाम नौजवानों को भी मैं यहाँ से पैगाम दे रहा हूँ कि तगड़े हो जाएँ और तैयारी कर लें। हम बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब मुतासरीन की मदद करने जा रहे हैं और उसका आगाज़ मैं, क्योंकि पाकिस्तान तो अभी नहीं आ सकता, वो सिचुएशन आप जानते हैं और मुझे सब ने मना किया है कि आपने पाकिस्तान नहीं आना, आप आएंगे आपको पकड़ लेंगे, फिर सैलाब आपका अंदर ही गुजर जाएगा। लिहाजा बाहर से मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फ़ंड रेजिंग करूँगा। मुझे कुछ NGO जो बहुत अच्छा काम करती हैं, जिन्होंने बेहतरीन पाकिस्तान के अंदर और दुनिया भर में काम किया, गज़ा में काम किया, अफ्रीका में काम किया, दुनिया के कई ममालिक में काम किया, उन NGOs ने मेरे से रब्ता किया है। उनमें से कुछ को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है। उनके साथ मिलकर हम यहाँ से फ़ंड रेजिंग करेंगे और पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। इससे पहले अपनी ज़ाती कैपेसिटी में हम कुछ थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। यानी हम एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप बहुत थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो अब मैं आप सबको दावत देने जा रहा हूँ कि आप सब इसका हिस्सा बन जाएं। बहुत जल्दी हम बहुत सारी चीज़ें अनाउंस करेंगे। हमारा जो पहला प्रोग्राम होने जा रहा है सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, वो यहाँ पे होगा मैनचेस्टर में। और मैनचेस्टर में एक माए नवाब रेस्टोरेंट है, उसके हॉल में हम ये पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 300 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे कैपेसिटी है। तो जितने लोग यहाँ मैनचेस्टर में या इसके आसपास रहते हैं वो लोग तैयारी करें और जुमे वाले दिन शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हम यहाँ पे सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इकट्ठे होंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग वहाँ पे आएँ और सैलाब मुतासरीन की मदद करें। हमारे साथ और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप अपने बीच में देखना चाहते हैं, जिनकी बात आप सुनना चाहते हैं। और ये सारा प्रोग्राम हम पूरी दुनिया के अंदर बराह रास्त दिखाएंगे भी मल्टीपल चैनल्स के ज़रिए से। तो हमने ये काम शुरू किया है अल्लाह ताला का नाम लेकर। हम बड़े कमज़ोर लोग हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले भी हमारी मदद की, वो अब भी हमारी मदद करेगा। हमने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा काम किया। मुझे आज भी यकीन नहीं आता कि हम वो कर पाए थे। तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है पाकिस्तान पे। मैं वहाँ तो नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ से जो कुछ मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। बहुत अच्छे और ईमानदार लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी हमें मायूस नहीं करेंगे और पाकिस्तानी भी नहीं करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ मैनचेस्टर के आसपास हैं वो लोग इकट्ठे हो जाएं। इसके बाद हम बाकी शहरों में भी आएंगे, लेकिन सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो मैनचेस्टर में माए नवाब जो रेस्टोरेंट है, जो पुराना वाला,
वहाँ पे ये एक तो बड़ा है बहुत, वो नया बना है वहाँ नहीं, जो एक ओल्ड वाला है जिसको सब जानते हैं यहाँ पे, वहाँ पे ये प्रोग्राम है जुमे वाले दिन शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 5 तारीख होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि यहाँ पे आएँ और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए हिस्सा डालें। भारत से बहुत बड़े पैमाने पर पानी अभी पाकिस्तान में दाखिल हो रहा है, लगातार दाखिल होता चला जा रहा है, और जो इतलात हैं इस हवाले से वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये बड़ी खौफनाक इतलात हैं और एक एक तफसील यहाँ पे अब मेरे पास लिखी हुई है। इस वक्त हमने सारा डाटा इकट्ठा किया है कि भारत के कौन कौन से डैम के जो दरवाजे हैं वो मुकम्मल तौर पे उनके गेट खुले हैं, और वो सारा पानी जो है वो 2 दरियाओं में बहुत तेज़ी से दाखिल होने जा रहा है, सतलुज में और चनाब में। चनाब का जो पानी है वो झेलम तक, और सॉरी उससे ऊपर जो आप चले जाते हैं जंग तक, वहाँ तक तबाही मचाता है और फिर ये दरिया सिंध में जाके गिरता है। इसी तरह जो आपका रावी का और सतलुज का पानी है ये भी दरिया सिंध की तरफ जाता है। रावी ने जो कुछ किया वो आपके सामने है। रावी में लगातार पानी की जो सतह है वो बार बार बुलंद होती है, और अभी मज़ीद पानी का एक रैला रावी में दाखिल होने जा रहा है। जबकि सतलुज के हालात बताए जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खौफनाक हैं। ब्यास के इलाके में जो कैशमेंट एरिया है वहाँ पे बारिश रुक ही नहीं रही, ना ही हिमाचल के इलाकों में बारिश रुक रही है, और वो अगले चंद दिन जारी रहेगी। तो ये सतलुज बहुत बड़ा ख़तरा है मुल्तान के लिए। जो कुछ मुजफ्फरगढ़ में हो रहा है वो आपके सामने, और कसूर से ऑनवर्ड जनूबी पंजाब तक ये तबाही फैलाता हुआ जा रहा है, और आगे ये पानी अभी जनूबी पंजाब और फिर सिंध में दाखिल होगा। जब ये सिंध के अंदर, क्योंकि देखें कल से ये पानी, यानी आज के दिन से ही आप ये समझ लें कि अब ये सिंध के अंदर दाखिल होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ सिंध में पानी बढ़ेगा। पाकिस्तान कैसे मैनेज करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से बंद तोड़े जाते हैं, बैराजों को कैसे बचाया जाता है, जो आपके हेड्स हैं उनको कैसे बचाया जाएगा, और पानी से कैसे निपटा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दरियाए सिंध जो है उसकी अपनी हालत तकरीबन उतनी ख़राब नहीं है। अगर खुदा न खास्ता इस वक्त पाकिस्तान के बलाई इलाकों में, अफगानिस्तान साइड के ऊपर ज़्यादा बारिशें होती हैं और दरियाए काबुल, दरियाए कुनहार और यहाँ से पानी दरियाए सवात से आता है, तो फिर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। क्योंकि एक दिन पहले ये भी रिपोर्ट हुआ कि दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा के जो अपर एरियाज़ हैं वहाँ पे एक मरतबा फिर बुनेर में बड़ी शदीद बारिश और बहुत तेज़ पानी का एक फ़्लो आया है, और वहाँ पे वार्निंग्स भी जारी की गई हैं, ऐलानात भी किए गए हैं। तो ये सिचुएशन खुदा न खास्ता बनी तो फिर काबू करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि वो तैयार रहें। बहरहाल ये एक बड़ा सैलाब आ रहा है, लेकिन हुकूमतों की कमज़ोरी भी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है। उनकी तवज्जो जो है वो ज़ाती तशहीर की जानिब है। अब एक जो है वो आपको पता है कि एक बड़ा इशू उठ गया था मरीम नवाज़ की मस्जिद में तस्वीर के हवाले से, तो उसका मरीम नवाज़ ने नोटिस ले लिया है। ख़बर कितनी जारी की वो आप देख लें। पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने मस्जिद पर अपनी तस्वीर का सख्त नोटिस लेते हुए डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से वजाहत तलब कर दी। मस्जिद पर वज़ीर आला मरीम नवाज़ की तस्वीर लगाने पर डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश हो गई। मरीम नवाज़ ने ज़िली इंतज़ामिया और सरकारी इदारों को अपनी तस्वीर के हवाले से SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। ये SOPs क्या है ये तो ज़रा कौम को बताया जाए। खाने के हर डब्बे के ऊपर फ़ोटो होना चाहिए, हर जगह पे इनको फ़ोटो लगाना है, और जो फ़ोटो नहीं लगाएगा उसका ये क्या SOP का हिस्सा है। बहुत सारे जो लोग फ्लड्स में काम कर रहे हैं मुझे कहते हैं कि मरीम नवाज़ का फ़ोटो हम नहीं लगाते, वो हमें चीज़ ही नहीं बांटने देते। अभी हम काम शुरू करने लगे हैं ना, रोक के दिखाना। हम बताएंगे कि कैसे लोगों को खाना खिलाना है, हम बताएंगे कैसे लोगों को मदद पहुंचानी है, हम बताएंगे कि कैसे लोगों को, ये सारा मुझे आइडिया है कि क्या करना है। ये नहीं रोक पाएंगे, ये नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जब आप आवाम के लिए काम करने निकलते ना नेक नियति से, तो इन जैसे नहीं रोक पाते, ना ये रोक पाएंगे। अभी जो ये हरकतें कर रहे हैं ये इनको लग पता जाएगा आने वाले दिनों में। ये जो तस्वीर वाला मामला है इस पर नोटिस तो लिया है, लेकिन क्या इंतज़ामिया को मरीम नवाज़ ने मना किया कि आज के बाद मेरी फ़ोटो नहीं लगानी, ना किसी लैट्रीन पे, ना किसी अस्पताल पे, ना किसी और जगह पे, ना किसी खैमे पे, ना किसी खाने पे, ना किसी डब्बे पे, ना किसी राशन पे, हर जगह ये अपनी फ़ोटो चिपका रही हैं और यही चल रहा है। ज़ाती तशहीर के मामला है ना। गंडापुर ने भी एक अजीबोगरीब हरकत की है। वो कोई जर्मन सफ़ीर उनको मिलने के लिए आए हुए थे, वो बैठे हुए बात कर रहे थे, सामने मीडिया था, तो एकदम अपने बंदे को, वो बेचारा मुलाजिम है यार वहाँ पे, गरीब आदमी काम करता, उसको डांट के बिठा दिया पीछे और उसको सुना दी खड़ी खड़ी कि जनाब गुलामों वाली सोच है तुम्हारी, तुम ज़ेनी गुलाम हो। जर्मन सफ़ीर आया तो आया, वो बैठा रहे, इंतज़ार कर लेगा, क्या फ़र्क पड़ता है यार। ये क्या रवैया है भाई, ये तो रंगबाजी है, ये गंडापुर की रंगबाजी है और कुछ नहीं है। ये जर्मन सफ़ीर के आगे तो इनकी आवाज़ नहीं निकलनी। वहाँ तो ये बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं कि जर्मन सफ़ीर मिलने के लिए आया। यहाँ बैठ के लोगों के सामने जनाब मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ, बहुत बड़ा, भाई घर पे मेहमान आया, उसको आपने इज्जत देनी होती है। अब ये कह सकते हैं कि ठीक है उन्हें वेट कराएं, मैं ज़रा सहाफ़ियों से बात कर लूँ। अब सहाफ़ियों को कह सकते थे कि जी क्योंकि एक एम्बेसडर मिलने के लिए आए, हमने उनके साथ भी बात करनी है, तो मैं ज़रा जल्दी वाइंड अप कर लेता हूँ।
ये है एक नॉर्मल बिहेवियर। ये ना मुफ्त में मशहूर होने के लिए ना, अपने आप को बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं कोई गुलाम नहीं हूं, मेरे अंदर कोई गुलामी वाली सोच नहीं है। और भाई वो इमरान खान ही है जिसने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, और वो लॉजिकल था। उसने कहा था कि हम कोई गुलाम है, हम आपकी बात नहीं मान सकते। ये बात थी लॉजिकल। ये किसी आए हुए मेहमान को इस तरीके से डील करना, और एक गरीब मुलाजिम को सिर्फ इसलिए कि वो आपके पास तनख्वाह पे काम करता है आप उसको दुत्कार के पीछे बैठा देंगे, ये तरीक़ाकार गलत है। और ज़हनी गुलाम करार दे देना, गुलामों वाली सोच है तुम्हारी, ये कह देना, ये ज़्यादती है। इससे आप हीरो नहीं बनेंगे। अली बिन गंडापुर साहब, आपकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा। नादरीन, शहबाज शरीफ साहब की चीन में बढ़ चढ़ के इज़्ज़त अफजाई हो रही है, कोई मुँह ही नहीं लगा रहा। प्यूटन से इनको मिलना था तो चंद कदम जाके वो मोदी शूदी के साथ सबके साथ वो वॉके शौके कर रहा है, हर एक के साथ वो अच्छे तरीके से मिल रहा है प्यूटन। लेकिन शहबाज शरीफ साहब चंद कदम गए पीछे से, आवाज़ देकर जाकर मिले हैं जनाब प्यूटन को, और वहाँ पे फिर रेस्क्यू करने के लिए आर्मी चीफ पहुँचे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की वैल्यू ही ख़त्म हो गई, क्योंकि सारे जानते हैं कि असल हुक्मरान तो ये है पाकिस्तान के, जो बात करनी है वो इनसे करो। ये तो अर्दली लगे हुए हैं, इनको रह दो पीछे। और वो तस्वीरों में आप देख भी रहे हैं, बेचारे शर्मा शर्मा के पीछे पीछे खड़े हैं। कॉन्फिडेंस ही फारग हुआ है शहबाज शरीफ साहब का। और मिलते कि इनको छोटे छोटे मुल्क नहीं है सेंट्रल एशिया के, इनको मिलकर इनके साथ खुशगपियाँ करके और तस्वीरें बना के और सोशल मीडिया पे लगाते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ छा गया, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो कुछ नहीं हो गया, ईजी हो जाए। यही प्यूटन था। यानी शहबाज शरीफ आवाज़ देता है, दे के रोकता है, चंद लम्हे बात करता है, फोटो बन जाती है, वीडियो बन जाती है। जनाब बहुत बड़ी मुलाकात हो गई। इमरान खान से ये बंदा 3 घंटे मिला था, और ये उस दिन मिला था जिस दिन इसने जंग शुरू हुई थी इसकी यूक्रेन के साथ। कितना इंपॉर्टेंट डे था। तो इमरान खान पे इसने 3 घंटे लगाए थे उसके साथ बात करने में। ये इमरान खान की वैल्यू थी। यही चीन था इमरान खान का इस्तकबाल आप देखें, यही रशिया था इमरान खान का इस्तकबाल आप देखें। दुनिया इमरान खान को किसी और तरह लेती थी। डोनाल्ड ट्रंप और उसकी वाइफ और बाकी लोग इमरान खान को कैसे मिलते थे सब देखते थे। लेकिन यहाँ पे ये सबके पीछे पीछे भागते हैं और मुलाकातें करते हैं छोटी छोटी। गुजरते हुए कोई बंदा इनको सलाम कर देना, कहते हैं बड़ी अहम मुलाकात हो गई, 2 तरफा अमूर सिरे बहस आ गए, ये कर दिया वो कर दिया, कहानियाँ लंबी ये सुना देते हैं, हालांकि कुछ भी नहीं है। तो आर्मी चीफ पहुंचे जनाब। अब आर्मी चीफ की इज्जत होनी थी, और इनकी इज्जत अफजाई तो पहले से ही हो रही है। लोगों को पता है कि असल हुक्मरान तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है, ये वज़ीर आज़म तो फारिग होते हैं। एक आदमी आया था इमरान खान, उसने कोशिश की, एक दौर में नवाज शरीफ ने की थी, एक दौर में बेनज़ीर ने की थी, एक दौर में भुट्टो ने की थी। तो जिसने कोशिश की कि वो आर्मी चीफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, वो फारिग हो जाता है। तो शहबाज शरीफ को अपनी औकात पता है, वो एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे उनकी औकात है। अर्दली इमरान खान साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था। लेकिन अब कुछ तस्वीरें जारी की जाएंगी, मैं आपको पहले बता दूं, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। तस्वीरें जारी की जाएंगी जिसमें शहबाज शरीफ का कॉन्फिडेंस शो किया जाएगा। इतना बड़ा कॉन्फिडेंट आदमी है, ऐसा नहीं है, बॉस है। कुछ तस्वीरें वीडियोज़ आपको आ जाएंगी थोड़े दिनों में। नादरीन, ये वीलॉग मैं यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। अब तक के लिए इतनी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।